हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मनिर्भर क्लासेज में। जैसा कि अपना लेसन 2 चल रहा था जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसमें अपन ने अपने जो मित्र सूक्ष्म जीव या लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनों का अध्ययन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद अपना चलेगा हानिकारक सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसका अध्ययन हम आज करेंगे। कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो हमें किस रूप में नुकसान पहुंचाएंगे, वो सभी आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपने लेसन का नाम था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, अपन ने जो मित्र सूक्ष्म जीव है या अपने लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनका अध्ययन इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है शत्रु सूक्ष्म जीव। उस दिन अपन ने पढ़ा था रोग कारक या रोगजनक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा अपन ने नोट कर ली थी। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोग कारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कौन कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न करेंगे, उन सभी रोगों का अध्ययन अपन डिटेल में आज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हानिकारक सूक्ष्म जीव है ये केवल हमें हानि के रूप में रोग ही उत्पन्न नहीं करेंगे, ये विभिन्न रूपों में हमें हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि खाने को हम कुछ समय के लिए रख दे, यानी कि अपन ने आज खाना बनाया, ताज़ा खाना बनाया है, तो वो केवल अपन कुछ घंटों तक ही उस खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि अपन सुबह के वक्त उस खाने को यूज़ किया और शाम को भी कर लिया, लेकिन दूसरे दिन उस खाने का उपयोग अपन नहीं कर सकते। अधिकांश भोजन सामग्री जो अपनी होती है वो अपन को हैंड टू हैंड इस्तेमाल करनी पड़ती है, यानी कि उसको हाथों हाथ इस्तेमाल करो, उसको कुछ समय पश्चात 4, 6, 8, 10 घंटे बाद अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि उस खाने को यदि अपन लंबे समय के लिए रख देंगे तो वो अपना खाना जो है वो दूषित हो जाता है, वो खराब हो जाता है, या अपनी लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि वो खाना बाज गया, यानी कि खराब हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब हम खाने को छोड़ते हैं खुले में, तो खुले में उपस्थित वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीव उस खाने में प्रवेश कर जाते हैं और 4 से 6 घंटे, कोई खाना 8 घंटे, कोई थोड़ा लंबा चलेगा तो वो 12-15 घंटे के अंदर खाना खराब हो जाता है या बास जाता है, जिस कारण उस खाने का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो उस खाने को नुकसान किसने पहुंचाया दोस्तों? तो उस खाने को नुकसान पहुंचाया है सूक्ष्म जीवों ने, यानी कि सूक्ष्म जीव हमें यहाँ पे डायरेक्ट सीधे सीधे हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव अपने कहलाएंगे शत्रु सूक्ष्म जीव। केवल हमें ये याद रखना है, इसके बारे में अपने में डिटेल में कुछ जानकारी है नहीं इस लेसन के अंदर, केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे भोजन सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे भोजन सामग्री क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है अपन को, जैसे कागज। तो कागज जो होता है उसको अपन काफी लंबे समय तक नहीं रख सकते, कुछ सालों के अंदर जो अपना कागज होता है वो नष्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है ना। कभी हम पैकिंग करके रखते हैं तो फिर भी लंबे समय तक चलता है, लेकिन अपन खुले में हल्का सा सीम में इसको रख दें तो जो कागज है वो समय के साथ खराब होने लग जाएगा, उस पर हरे रंग के धब्बे पड़ जाएंगे, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो काले रंग के धब्बे भी किसके कारण हो रहा है दोस्तों? तो वो हो रहा है सूक्ष्म जीवों के कारण। तो ये अखबारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये कागज उद्योग को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिस समय पे वापस से हमें नए कागज का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि प्राचीन कागज, पुराना कागज जो है वो नष्ट होता जाता है। इसी प्रकार वस्त्रों में भी दोस्तों हम लंबे समय तक वस्त्रों को नहीं रख सकते। यदि लंबे समय तक वस्त्रों को हमने रखा तो उनको भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं, और सूक्ष्म जीवों के कारण जो वस्त्र है हमारे वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो सूक्ष्म जीव है वो हमें हानियां पहुंचाते हैं। ये बाकी जो चीज है इनके अंदर अपन फिर भी हानि को देख सकते हैं, सहन कर सकते हैं। जैसे भोजन अपना है उसको अपन ढक के रख सकते हैं, थोड़ा लंबे समय तक चलाना है। आजकल फ्रिज का इस्तेमाल होने लग गया, तो फ्रिज में उस भोजन को रख सकते हैं, और भोजन को जब खाना हो तभी हम उसको बनाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम भोजन को 8, 10, 15, 20 घंटे तक पहले बना के रख देंगे, या 2, 5, 10 दिन, 15, 1 महीने का भोजन आज ही बना के रख दिया। आपके घर में भी ऐसा नहीं होता होगा कि 1 महीने की रोटी आज ही बना के रख ली कि अब 1 महीने तक खाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो रोटियां क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, वो भोजन क्या हो जाएगा? खराब। तो इससे बचने के लिए हम अब ताज़ा भोजन का इस्तेमाल करेंगे,
और आगे अपने इस पार्ट में बहुत सारी विधियां हैं कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से हम किस प्रकार बचाएंगे, तो इनका वीडियो का अध्ययन अपन आगे करेंगे। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में बचाव इनसे किया जा सकता है, लेकिन हमें इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हमें रोग। क्या पढ़ने हमें? रोग। रोग जो होते हैं ये सीधे सीधे हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों इन रोगों के बारे में हमें ठीक से जानकारी होना आवश्यक है। तो चलो चलते हैं आज रोग की ओर। जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। जो ये रोग होते हैं ये दो प्रकार के रोग होते हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव केवल एक प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे। लेकिन नॉर्मली मैं आपको दोनों प्रकार पढ़ा देता हूँ ताकि आगे आने वाली क्लास में भी आपको कभी दिक्कत नहीं आए। रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रोग जो होगा वो संचरणीय रोग कहलाएगा, या इसको बोल सकते हैं संक्रामक रोग। जबकि अपना दूसरा रोग जो होता है वो होता है असंक्रामक रोग, या इसको बोल सकते हैं असंचरणीय रोग। तो दोस्तों कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी कि मुझको हो गया तो मेरे साथ कोई दोस्त रह रहा है तो उसको हो जाएगा, मेरे फैमिली में कोई मेंबर है तो उनको भी हो जाएगा। जैसे कि आज अपन देख रहे हैं कोरोना रोग एक व्यक्ति को हो रहा है तो उसके संपर्क में जो आ रहा है तो दूसरे को भी हो रहा है, तीसरे को भी हो रहा है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं लेकिन किसी भी माध्यम से फैल सकते हैं, यानी कि वो वायु के माध्यम से फैल सकते हैं, इसे छींकेंगे खांसेंगे तो इसके जो सूक्ष्म जीव है वो वायु से होते हुए दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, या हो सकता है पानी के माध्यम से प्रवेश कर जाए, या सतह के माध्यम से प्रवेश कर जाए, या डायरेक्ट कायिक संपर्क यानी कि हाथ मिलाने, गले मिलने, उठने बैठने, साथ में रहने से फैल जाए। तो ऐसे रोग जो किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, यानी कि एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी माध्यम से फैल जाए, तो ऐसे रोग हमारे कहलाते हैं संक्रामक रोग। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो इसकी परिभाषा यहाँ से अपन सीधे डायरेक्टली नोट कर सकते हो। ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन व अन्य माध्यमों से फैलते हैं उन्हें हम संचरणीय रोग या बोल सकते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। इसके उदाहरण जो है यहाँ पे सर्दी, जुकाम, हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। एक और मैं इसमें आपके लिए ऐड कर सकता हूँ इसमें जैसे कोरोना भी हम लिख सकते हैं। कोरोना भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो ये विभिन्न जो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से फैल रहे हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल, वायु, सतह, संपर्क द्वारा, तो ऐसे रोग कहलाते हैं हमारे संक्रामक रोग। तो ये सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाने वाली एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। संक्रामक रोग या संचरणीय रोग किसे कहते हैं, वो इसके उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा और संचरणीय रोग भी समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों जो ये संचरणीय रोग है ये ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलाए जाते हैं, इसलिए आपके लेसन में केवल यही एक ही परिभाषा दे रखी है संचरणीय रोग। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं एक रोग को दो भाग में बांटते हैं, तो दूसरा रोग भी हम जान लेते हैं। दूसरा होता है असंक्रामक रोग या बोल सकते हैं असंचरणीय रोग। तो बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलते। बहुत सारे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों के हम असंक्रामक रोग, यानी कि एक व्यक्ति को हो रहा है तो किसी भी माध्यम से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करेगा। तो ऐसे कौन कौन से रोग है उनको हम जानते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, एक ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैलते हैं उन्हें हम संक्रामक, संक्रामक या असंचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कि हाथ पैर दर्द, सिर दर्द, कैंसर आदि। जैसे हाथ पैर मेरे दर्द कर रहे हैं तो मेरे साथ में रहने वाले किसी दोस्त को हाथ पैर मेरे साथ साथ दर्द नहीं करने लग जाएंगे। सिर मेरा दर्द हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई रह रहा है तो उसका भी सिर दर्द होने लग जाए। कैंसर की बीमारी भी ऐसी है कि एक व्यक्ति को हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को कैंसर हो जाए। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलेंगे, यानी कि जिसको है उसी को रहेंगे। ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने संचरणीय रोग फैलाएंगे, ओनली ये वाले संक्रामक रोग। ओके दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों को आप नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें आगे पढ़ना है जो हमारे लेसन में इस पार्ट के अंदर जो जो रोग शामिल हैं उन रोगों के बारे में हमें अध्ययन करना है।
उन रोगों के बारे में हमें ये जानना है कि कौन सा रोग किस माध्यम से फैलता है, साथ में उस रोग से हम किस प्रकार हमारा बचाव कर सकते हैं। तो चलते हैं उन रोगों की तरफ। वैसे मैं सिस्टमेटिक इसको पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं वायरस जनित रोग, यानी कि आपके पार्ट में जो रोग है उसमें भी वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनका अध्ययन अपन सबसे पहले करेंगे। तो वायरस जनित जो रोग होते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो वायरस से फैलाए जाते हैं, वो वायरस जनित रोग कहलाएंगे। तो ऐसे जो रोग है वो निम्न है। इसमें सबसे पहला रोग अपन को पढ़ना है खसरा रोग। खसरा रोग जो होता है ये वायु के द्वारा फैलता है। तो संचरण का तरीका हमें सबका याद होना चाहिए, यानी किस माध्यम से फैलता है ये फैलता है वायु के माध्यम से। फिर इसके बाद अगला आ जाता है कि बचाव के उपाय। तो ये बचाव के उपाय सबके कॉमन रहेंगे, यानी कि ये रोग है, इन रोगों के बचाव के उपाय हमको एक ही याद रखना है। किसी भी रोग के बारे में पूछे यही उपाय हमको सब में लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन केवल रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खसरा रोग, ये रोग जो होता है ये वायु के द्वारा होता है। अगला आ जाता है अपना चिकन पॉक्स, यानी कि इसको छोटी माता बड़ी माता रोग आपने सुना होगा। तो वो माता जी जो निकलती है वाला रोग होता है ये चिकन पॉक्स रोग। ये जो होता है ये वायु के द्वारा फैलता है या फिर रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। यदि आप रोगी के साथ रहोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे स्पर्श करोगे तो ये रोग फैल सकता है। तो इसका जो संचरण का माध्यम है वो या तो वायु है या संपर्क द्वारा। तो कि घर में आपकी किसी भी माताजी वगैरह निकलती है तो आपने देखा होगा उस रोगी को अलग ही रखते हैं, थोड़ा स्पेशली उसको ट्रीट किया जाता है, उसको अलग से व्यवस्था की जाती है उसके रहने की कि माताजी निकल गई है, इसके आसपास नहीं आना है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण यही है कि वो संक्रामक रोग है, यदि उसके संपर्क में आएगा कोई और व्यक्ति तो उसको भी हो सकता है, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। अगला आ जाता है अपना तीसरा रोग पोलियो। पोलियो की दवा सबको पिलाई जाती है, आपने इसका नाम भी सुन रखा होगा। पोलियो में कोई ना कोई अंग जो होता है यदि इसके संपर्क में, इस वायरस संपर्क में आने पे वो अंग विषक्त हो जाता है, यानी कि अपंग हो जाता है और नॉर्मली वो अंग कार्य नहीं करता है, यानी खराब हो जाएगा। तो विकलांगता उत्पन्न कर देता है। जिस भी अंग में पोलियो वायरस प्रवेश करेगा उस अंग में विकलांगता उत्पन्न कर देगा, इसलिए खतरनाक रोग है पोलियो। ये फैलता है वायु या जल के द्वारा। तो ये जल, दूषित जल पीते अपन उससे भी फैल सकता है, ये वायु से भी फैल सकता है। अगला होता है हेपेटाइटिस ए, जो पीलिया रोग सुना होगा आपने, पीलिया रोग से संबंधित रोग है ये हेपेटाइटिस। ये फैलता है जल के माध्यम से, यानी कि आप दूषित जल का प्रयोग करोगे तो आपको ये रोग होने की संभावना बहुत अधिक है। तो आपको स्वच्छ जल पीना चाहिए। तो ये संचरण के माध्यम से हम जान सकते हैं कि रोग कहाँ से आ रहे हैं, तो इससे अपन अपना बचाव कर सकते हैं। साथ में अगला बचाव के तरीके, ये तरीके अगर अपन अपनाएं तो इन वायरस से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। जैसे कि रोगी को अलग रखना चाहिए, तो हमें रोगी को क्या रखना चाहिए, किसी को रोग हो गया तो उसको बिल्कुल अलग रखो, रोगी की वस्तुओं को अलग रखो। न्यूनी के रोगी ने जो इस्तेमाल वस्तुएं की है वही अपन इस्तेमाल कर ले तो भी ये फैल सकता है। तो रोगी को अलग रखने के साथ वो जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहा है उसको भी अलग रखो। जैसे कि आप कोरोना में देख रहे होंगे अभी कि रोगी को बिल्कुल घर वालों से दूर ले जाया जाता है, उसके जो वस्तु है उनको अलग रखा जाता है, उस व्यक्ति को पूरे ही अलग रखा जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि वो भी एक संक्रामक रोग है। तो वही वाले अपन को पालन करने हैं टीकाकरण द्वारा। जैसे कोरोना रोग का टीका भी बना नहीं है लेकिन इसका टीके की खोज अभी चल रही है, लेकिन बहुत सारे रोग जो इनमें से है इनके टीके की खोज हो चुकी है, इनके टीके अस्पताल में वगैरह में अवेलेबल है जो बच्चों को लगाए जाते हैं। तो अपन अगर बचपन में इन टीकों का इस्तेमाल कर दें, बच्चों पे उनको टीकाकरण कर दें तो इन रोगों के होने की संभावना बहुत अधिक कम हो जाती है, और यदि रोग होता भी है तो वो हमारे लिए घातक नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपको चारों रोग आ गए होंगे समझ में, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद अपने कोर्स में प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है एक, मैंने उस दिन बताया था एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसमें अपन को एक रोग पढ़ना है जो कि सामान्य रोग है अपने भारत देश के लिए और अपने घर में आस पड़ोस में ये होता ही रहता है रोजाना। तो ये रोग है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग के संचरण का तरीका क्या है, तो संचरण करता है इसका मच्छर। मैंने उस दिन भी आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो प्रोटोजोआ रोग है वो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन हम मानते हैं कि मच्छर कर रहा है, लेकिन मच्छर नहीं करता है, मच्छर केवल संचरण का कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ वायु जल संपर्क कर रहे थे उसी प्रकार यहाँ संचरण कौन करता है, मच्छर करेगा। यानी कि मच्छर एक रोगी व्यक्ति से मलेरिया रोग को लेके आएगा और दूसरे व्यक्ति में छोड़ देगा। तो ये केवल माध्यम का कार्य कर रहा है, कौन, मच्छर। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको इसका रोगजनक जानना है कि कौन है तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। तो
तो आप नोट भी कर सकते हो, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलेगा, लेकिन फैलाने का काम कौन करता है? मच्छर। तो इस रोग से किस प्रकार बच सकते हैं अपन? इससे बच सकते हैं मच्छरदानी का उपयोग करके, रसायनों का उपयोग करके, जैसे कि अपने घर में कछुआ चाप अगरबत्ती आती है उसको जलाते हैं अपन, गुड नाइट आदि वगैरह की डिब्बी आती है उसमें रसायन भरा रहता है, तो वायु में उड़ता है, जिससे मच्छर नष्ट हो जाते हैं। आजकल टिक्कियां भी आने लग गई है, तो बहुत सारे तरीके, इन तरीकों से हम जो है इससे बच सकते हैं। मच्छरों को नष्ट करना है कुल मिलाकर हमें, तो इस रोग से बच जाएंगे। फिर कीटनाशकों का छिड़काव करके, तो बारिश के समय में आपने देखा होगा जो नगर पालिका है वो कीटनाशकों का छिड़काव करती है नालियों वगैरह सब दूर, तो वो मच्छरों को नष्ट करने के लिए करती है। पानी को एकत्रित ना होने दे, यदि अपने आस पड़ोस घर में कहीं पे पानी एकत्रित हो रहा है, जैसे अभी बरसात स्टार्ट हो गई है तो पानी नॉर्मली कहीं पे भी एकत्रित हो जाता है, तो उस पानी को इकट्ठा नहीं होने दे। पानी इकट्ठा नहीं होगा तो ये मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, तो हमें रोग होगा नहीं। तो ये का उपयोग करके इन तथ्यों का हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो आप वायरस जनित रोग समझ गए होंगे। दूसरा रोग अपन ने पढ़ लिया मलेरिया जनित प्रोटोजोआ जनित रोग। तो वायरस जनित प्रोटोजोआ जनित रोग हो चुके हैं, इनको आप नोट डाउन करें। इसके बाद अपन को 2 तरह के रोग और पढ़ने। हाँ तो दोस्तों आपने 2 प्रकार के रोग पढ़ लिए। एक और अपन को लास्ट प्रकार जो पढ़ना है वो है अपना जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपके कोर्स में जो जीवाणु जनित रोग है वो 3 रोग है। इन 3 रोगों के बारे में अपन को अध्ययन करना है। सबसे पहला जो अपना रोग है वो है क्षय रोग। क्षय रोग यानी होता है टीबी। आपने इसका नॉर्मल नाम टीबी नाम सुन रखा होगा। ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलाया जाता है। एक सामान्य सा रोग है जिसमें व्यक्ति खांसता रहता है, फेफड़ों में अधिक इन्फेक्शन फैलाता है ये रोग। तो इस रोग के बारे में आपने सुन रखा होगा, टीबी रोग के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये जो रोग होता है इसको सामान्य लैंग्वेज में साइंस में क्षय रोग बोला जाता है। क्षय रोग जो होता है ये वायु के द्वारा फैलता है, इसलिए आपने देखा होगा जो टीबी का मरीज है उसको अलग रखा जाता है। उससे कहा जाता है कि रुमाल रख के खांसना चाहिए, छींकना चाहिए, उसे उसको हर व्यक्ति से दूर रखा जाता है। तो ये जो रोग है ये वायु के माध्यम से फैलता है, यानी कि छींकने व खांसने से इसका जो रोगाणु है या जो जीव सूक्ष्म जीव है जिसको अपन जीवाणु बोलेंगे, वो जीवाणु वायु में प्रवेश कर जाता है, और वायु से जब दूसरा स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेगा तो उसके शरीर में ये प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ से वायु के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये फैल सकता है। अगला अपना रोग है हैजा। हैजा जो होता है ये बच्चों में प्राय देखने को मिलता है। छोटे बच्चे इस रोग का शिकार हो जाते हैं। इसमें दस्त, उल्टी आदि की शिकायत होती है, बच्चों को दस्त लग जाते हैं। तो ये जो रोग होता है ये अपना फैलता है जल व भोजन के द्वारा, यानी कि आपने दूषित जल का उपयोग कर लिया तो आपको हैजा रोग होने के चांस है। इसके अलावा जो दूषित भोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन, जैसे मक्खी गंदगी से बैठ कर अपने स्वस्थ भोजन पे बैठ जाती है, यानी कि गंदगी में मक्खियाँ बैठी रहती है और वही मक्खियाँ जब अपने बिना ढके हुए भोजन पे आके बैठ जाए तो वो वहाँ से हैजा रोग का जो परजीवी यानी कि जो जीवाणु है उसको अपने भोजन पे लाके छोड़ देती है। फिर ऐसे दूषित भोजन का उपयोग जब हम कर लेते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। प्राय बच्चों में अधिक देखने को ये रोग मिलता है। तो इस रोग से बचने के लिए भोजन को ढक के रखना चाहिए, स्वस्थ भोजन, ताजा भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, भोजन को पका के अच्छी तरह से खाना चाहिए। फिर इसके अलावा हमें जो है जल का भी छान के उबले हुए जल का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा रोग जो अपना है वो टाइफाइड रोग है। इस रोग का नाम भी आपने सुन रखा होगा। ये जल के द्वारा फैलता है। टाइफाइड रोग भी जल के द्वारा फैलता है। फिर ये जल के द्वारा फैलेगा तो ये संचरण के माध्यम में याद रखने, रोग का नाम याद रखना। अब बचाव, तो जीवाणु जनित रोग है तो इनके कॉमन जो बचाव के उपाय है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई से भी रोग के बचाव के उपाय पूछे आपको ये याद रखने। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। सबसे पहला बचाव का उपाय ये व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या रखना, हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को नहाना धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ये रोग होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाए। अगला है भोजन को अच्छे से पका के खाएं या अच्छे से पके हुए भोजन को खाएं।
तो भोजन जो आप खाते हो ये पका हुआ होना चाहिए अच्छे से, यानी कि कोई सूक्ष्म जीव आ भी जाए तो आपने उस भोजन को ठीक से पकाया तो वो सूक्ष्म जीव वहीं पे नष्ट हो जाएगा। तो भोजन को अच्छे से पका के फिर खाना चाहिए। अगला होता है पानी को उबाल कर पिए, यानी कि अपन जो पानी पी रहे हैं वो फिल्ट्रेट पानी होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए। उबाल के पियोगे तो पानी में जितने भी सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल हमेशा उबाल कर करें। और अगला है टीकाकरण द्वारा। इन अधिकांश रोगों के मैंने जैसा आपको पहले बताया टीके बन चुके हैं, टीकाकरण के द्वारा इन रोगों को रोका जा सकता है। तो आपको अपने आसपास के हॉस्पिटल में बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और कौन कौन से टीके आपके लायक है लगाने के वो लगाने चाहिए। प्रत्येक टीका हर उम्र में नहीं लगाया जा सकता है। हर टीके की एक निश्चित एज तक लिमिट होती है कि कौन सा टीका कब लग सकता है, तो उस एज के अनुसार ही हमें टीके लगवाने चाहिए। और हमारे आसपास जो बच्चे हैं उनको भी हमें सलाह देनी चाहिए, उनके माता पिता को, कि वो भी टीके लगवाए ताकि वो रोगों से बच रहे। तो दोस्तों आपके बचाव के उपाय हो गए, संचरण के माध्यम हो गए और विभिन्न रोग हो गए। तो आपके पार्ट में जो मनुष्यों में होने वाले रोग है, ध्यान रखिए हमने कौन से रोग पढ़े, मनुष्यों में होने वाले रोग। तो मनुष्यों में होने वाले रोग जो थे वो हम खत्म हो चुके हैं। ऐसे कुछ रोग जंतुओं में भी होते हैं, साथ में कुछ रोग जो होते हैं वो पेड़ पौधों में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि रोग केवल मनुष्यों में ही होते हैं, जो रोग है वो पेड़ पौधों में भी होते हैं और जीव जंतुओं में भी होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव सभी में रोग फैला सकते हैं। तो उन रोगों का अध्ययन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भैया बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं उन तक वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।